हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 15 अप्रैल। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 15 अप्रैल 2023 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए पहले करेंगे कल का क्विकली रिविजन, उसके बाद आज की करंट अफेयर की तरफ चलेंगे। 13 अप्रैल 2023 को जलियांवाला बाग हत्याकांड की 104वीं बरसी मनाई गई। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने एआई इंडेक्स जारी किया है जिसमें एआई निवेश वाले देशों में भारत 5वें स्थान पर है। चाइना में H3N8 बर्ड फ्लू से दुनिया की पहली मौत का मामला सामने आया है। और आईपीएल के किसी एक टीम के लिए 200 मैचों में कप्तानी करने वाले पहले कप्तान बन गए महेंद्र सिंह धोनी। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा रैपिडेक्स की शुरुआत हुई। और अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में श्रेणी 4 उष्णकटिबंधीय चक्रवात इल्सा टकराया है। सेबी ने अभी हाल ही में 35वां स्थापना दिवस मनाया अपना और एक नया लोगो इसने इस अवसर पर जारी किया है। सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि सेसी को मिनीरत्न श्रेणी 1 का दर्जा मिला है। और आईसीसी ने मार्च 2023 के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जारी कर दिया है जिसमें महिला क्रिकेटर बनी है हेनरिट इसिंबे और पुरुष क्रिकेटर में साकिब अल हसन को विजेता चुना गया है दूसरी बार। एशियन कुश्ती चैंपियनशिप प्रतियोगिता में अमन सहरावत ने गोल्ड जीत लिया है। आज की वीडियो में हम लोग पूरा का पूरा एशियन कुश्ती चैंपियनशिप को देखेंगे, भारत का प्रदर्शन। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से जिनका किया आपने रिवीजन। अब आज की करंट अफेयर देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन, हाल ही में 14 अप्रैल को भारतीय संविधान के जनक बाबा भीमराव अंबेडकर जी की कौन सी भी जयंती मनाई गई? तो दोस्तों अभी 14 अप्रैल 2023 को डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अंबेडकर जी की 132वीं जयंती मनाई गई। 14 अप्रैल को इनका जन्म हुआ था। 1891 में मध्य प्रदेश के महू गांव में इनका जन्म हुआ था। भारतीय संविधान के जनक कहे जाते हैं। जो भारतीय संविधान जब बन रहा था तो जो मसौदा समिति थी, प्रारूप समिति थी, उसकी जिम्मेदारी इनको सौंपी गई थी। उस टाइम पर ये दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोगों में से एक माने जाते थे। कोलंबिया यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास्टर्स की डिग्री हासिल की थी। इसके अलावा लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डिग्री इन्होंने हासिल की थी और ये कई डिग्रीज इनके पास थी। ये दोस्तों भारत की पहली जब कैबिनेट बनी थी ना, मतलब कि जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट थी जब, जो पहली वाली, तो उसमें ये भारत के पहले कानून और न्याय मंत्री के रूप में भी कार्य किए। और तो और जब आरबीआई का गठन हो रहा था, गठन तो मतलब 1935 में हुआ था, लेकिन जब इसका राष्ट्रीयकरण किया जा रहा था 1949 में, तो उस टाइम पर आरबीआई का जो ड्राफ्ट था वो भी इन्होंने ही तैयार किया था। तो ये इनकी महत्वता है, मतलब आप जान सकते हो इनका इंपॉर्टेंस कितना था। बाद में 1990 में मरणोपरांत भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से इन्हें सम्मानित किया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, 14 अप्रैल को इनकी 132वीं जयंती मनाई गई। आगे देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट डेज अभी तक जो आए हुए हैं अप्रैल महीने के वो हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। पशु संरक्षण के लिए किस राज्य ने ए हेल्प कार्यक्रम शुरू किया? तो अभी हाल ही में उत्तराखंड राज्य सरकार ने पशु संरक्षण के लिए ए हेल्प कार्यक्रम शुरू किया है। बेसिकली ये ए हेल्प कार्यक्रम के तहत ए हेल्प वर्कर्स को नियुक्त करेंगे। जो ए हेल्प वर्कर्स होंगे या कहें एजेंट्स होंगे, वो क्या करेंगे कि घूम घूम करके, अगर मान लीजिए कोई भी पशु है जिनको कोई संक्रामक रोग हो जाता है, तो उसको ये उनके निपटान के लिए, उनके इलाज के लिए ये काम करेंगे। साथ ही साथ राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत कृत्रिम गर्भाधान, पशुओं की टैगिंग, पशु बीमा, इन सब में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। एक मैं आपको एग्जांपल्स इसको समझाना चाहूंगा। जैसे यूपी में आशा वर्कर्स होते हैं ना, इनका क्या काम होता है? इनका काम होता है ग्राउंड लेवल पर, बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर जो भी मेडिकल से रिलेटेड जो भी सुविधाएं होती हैं वो लोगों तक पहुंचाते हैं। ठीक है, तो ये एक चेन होती है। ऐसे ही यहाँ पर ए हेल्प के तहत जो नियुक्त किए जाएंगे, जो एजेंट्स नियुक्त किए जाएंगे, इनको भी ऐसे ही ट्रेनिंग दी जाएगी और ये पशुओं के लिए, पशुओं के स्वास्थ्य की देखभाल करने के लिए काम करेंगे। तो ये उत्तराखंड में शुरू किया गया है। उत्तराखंड आप देखोगे अगर इंडिया के मैप में, तो यहाँ पर रहेगा, मिल जाएगा आपको देवभूमि उत्तराखंड। देहरादून और गैरसैंण इसकी कैपिटल है। देहरादून जो है ये विंटर कैपिटल है और गैरसैंण जो है ये इसकी समर कैपिटल है। पुष्कर सिंह धामी बीजेपी पार्टी से यहाँ के सीएम हैं। गवर्नर हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। झीलों की बात करें तो भीमताल, नैनीताल, सप्तऋषि, नैनीताल, सात ताल, माता ताल, ठीक है, ये सभी यहाँ पर झीलें हैं। राकस ताल, बहुत सारे ताल हैं। जिम कार्बेट नेशनल पार्क, जिसका नाम अब बदल करके हो गया है रामगंगा नेशनल पार्क, रामगंगा नेशनल पार्क, ठीक है, ये यहीं पर है। ये भारत का पहला नेशनल पार्क था। ठीक है, पहले इसका नाम था हेली नेशनल पार्क, तो पुराना नाम हेली नेशनल पार्क,
और इसके पहले अभी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और अभी नया नाम हुआ है रामगंगा नेशनल पार्क। गंगोत्री नेशनल पार्क भी यहीं पर है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है, राजा जी राष्ट्रीय उद्यान है, मानानीति, लिपुलेख, ये 3 दर्रे हैं यहाँ पर। छपेली, छोलिया, हारोल, गढ़वाली, कजरी ये प्रमुख लोक नृत्य हैं। उत्तराखंड में जिलों की संख्या 13 है। दोस्तों ये 9 नवंबर सन 2000 को अलग हुआ था यूपी से 13 जिलों को लेकर के। आज भी यहाँ पर 13 जिले ही हैं। विधानसभा में 70 सीटें, लोकसभा में 5 और राज्यसभा में 3 सीटें यहाँ से जाती हैं। यहाँ का राजकीय पशु है कस्तूरी मृग, राजकीय पक्षी होता है हिमालयी मोनल और राजकीय पशु होता है ब्रह्म कमल। आगे देखते हैं, हाल ही में किसे बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो अभी हाल ही में कुमार मंगलम बिरला जी को बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यहां पर आप देख पाओगे, आर्टिकल है आपके सामने। अभी हाल ही में कई सारे अवार्ड दिए गए हैं 13वें मैनेजिंग इंडिया अवार्ड समारोह में। तो ये अवार्ड ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन के द्वारा आयोजित किए करके दिए गए। अब इसमें आदित्य बिरला ग्रुप के जो चेयरमैन हैं कुमार मंगलम बिरला जी, इनको इनके पिछले 10 वर्षों के कार्य के लिए, भारतीय इंडस्ट्री में इनके योगदान के लिए ये पुरस्कार मिला बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड का। इसके अलावा जो टाटा स्टील के चेयरमैन हैं टीवी नरेंद्रन, इनको अभी AIMA यानी कि ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन का JRD टाटा कॉर्पोरेट लीडरशिप अवार्ड मिला है। और तो और ABB इंडिया नाम की एक कंपनी है, इसको MNC ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। ओके, आगे, विश्व के सबसे आपराधिक देशों की सूची में भारत किस स्थान पर है? तो अभी विश्व में सबसे आपराधिक देशों की लिस्ट जारी की गई, इसमें भारत को रखा गया 77वें स्थान पर। यहाँ पर आप आर्टिकल देख लीजिए, एक इंटरेस्टिंग बात निकल करके सामने आई है। और ऑलमोस्ट ये पहली रैंकिंग ऐसी है जिसमें देखो इंडिया को US UK से बेटर पोजीशन पर रखा गया है। क्या रखा गया है? इंडिया बिहाइंड US एंड UK 77 स्पॉट। यहाँ पर देखिए यूनाइटेड किंगडम 65वें स्थान पर है, अमेरिका 55वें पर और भारत जो है 77वें स्थान पर है। ये विश्व के सबसे आपराधिक देशों की लिस्ट है, मतलब कहां पर सबसे ज्यादा अपराध हो रहे हैं। तो वेनेजुएला जो है ये टॉप पर है, सबसे ज्यादा हो रहा है। सेकंड पर पापुआ न्यू गिनी, थर्ड पर है अफगानिस्तान, ठीक है। और ऐसे ऐसे करते करते 55वें पर अमेरिका मिल जाएगा, 65वें पर यूके मिल जाएगा, भारत मिलेगा आपको 77वें स्थान पर सबसे ज्यादा आपराधिक देशों की लिस्ट में। क्लियर? तो ये वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स के द्वारा ये रैंकिंग जारी की गई है। आगे देखते हैं, हाल ही में किस बैंक ने कॉफी टेबल बुक द बैंकर टू एवरी इंडियन लॉन्च किया? तो अभी हाल ही में SBI ने एक कॉफी टेबल बुक अपनी लॉन्च की हुई है। SBI बोले तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो इसने द बैंकर टू एवरी इंडियन नाम से अपनी कॉफी टेबल बुक लॉन्च की है। कॉफी टेबल बुक क्या होती है कि मतलब जैसे कि आप चाय कॉफी पीने बैठो तो आपके पास एक उतनी ही मोटी बुक मिले जितना आप चाय पीते पीते खत्म कर सको, मतलब आप समझ लो कि एक मैगजीन टाइप की होती है और इसमें बहुत कम लिखा गया रहता है, मतलब ऐसा नहीं रहता है कि पूरी स्टोरी रहती है डिटेल में। इसमें मैक्सिमम कोशिश की जाती है कॉफी टेबल बुक में कि फिगर्स के माध्यम से, चित्र के माध्यम से, जो फोटोज होती हैं अचीवमेंट्स की, उन सब के माध्यम से ये कवर किया जाता है। ठीक है, तो ये एक कॉफी टेबल बुक कहलाती है। तो जनरली आप सुनते हो ना कि कोई कंपनी है या फिर कोई व्यक्ति है वो कॉफी टेबल बुक लॉन्च किया किसी मंत्री को लेकर के, कभी कोई प्रधानमंत्री को लेकर के कॉफी टेबल बुक जारी की जाती है। तो मतलब जो हाईलाइट्स होते हैं मेन मेन, उनको फोटोज के माध्यम से और थोड़ी बहुत डिटेल्स के माध्यम से बताया जाता है, जितना कि आप एक कॉफी पीते पीते खत्म कर सको, कॉफी टेबल बुक। और जो बुक होती है जनरली वो पूरी पूरी स्टोरी होती है, और स्टोरी से भी अगर ऊपर बढ़े तो कभी कभी नॉवेल लॉन्च किया जाता है, मतलब उपन्यास, जो कि और मोटी किताब होती है ना। तो SBI ने यहाँ पर कॉफी टेबल बुक लॉन्च किया है, द बैंकर टू एवरी इंडिया। तो SBI के द्वारा जब से स्थापित हुआ है तब से आज तक का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है देश के लिए, कैसे कैसे ये काम किया था, ये सब कुछ इसमें दिखाएगा। ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 जुलाई 1955 को की गई थी। हालांकि ये इससे पहले स्थापित हुआ था। सबसे पहले तो बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और बैंक ऑफ कोलकाता का मर्जर करके 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। फिर 1921 से फिर आगे चल करके 1955 आता है। 1955 में बहुत सारे बैंकों को मर्ज किया जाता है और उसके बाद फिर SBI की स्थापना कर दी जाती है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तभी से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाने लगता है। मुंबई में हेडक्वार्टर है, दिनेश कुमार खारा इसके अध्यक्ष हैं। आज के टाइम पर सबसे ज्यादा वैल्यूएशन वाली भारत सरकार की ये बैंक है। क्लियर? आगे देखते हैं, हाल ही में कौन सा देश बच्चों के लिए ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश बना?
तो दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है घाना। घाना जो है ये बच्चों के लिए ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश बन गया है। यहाँ पर आप इंडिया टुडे का आर्टिकल देख पाएंगे, व्हाट इज R21 द न्यूली अप्रूव्ड वर्ल्ड चेंजर मलेरिया वैक्सीन। ये R21 मलेरिया वैक्सीन को अप्रूवल मिला हुआ है और ये R21 मलेरिया वैक्सीन जो है ना, ये बेसिकली ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, और यहाँ पर आप देख पाओगे इसका पूरा नाम है वैक्सीन का R21 मैट्रिक्स एम। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा ये बनाया गया है और डब्ल्यूएचओ के द्वारा अप्रूव भी कर दिया गया है। यहाँ तक कि डब्ल्यूएचओ ने ये भी बताया है कि इसकी जो परफॉर्मेंस है वो 75% पॉजिटिव दिखाई जा रही है और इस वजह से अब घाना ने यहाँ पर अप्रूवल दे दिया है अपने यहाँ बच्चों के लिए ये वैक्सीन लगाने को। देखो, बहुत सारे देश हैं आज के टाइम पर मलेरिया मुक्त घोषित हो चुके हैं, लेकिन बहुत सारे देश अभी भी मलेरिया से पीड़ित हैं। भारत अभी मलेरिया से मुक्त नहीं घोषित हुआ है, लेकिन अभी आपको पता होगा 2021 में चाइना को डब्ल्यूएचओ ने मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया था। कोई भी देश किसी भी रोग से मुक्त तब घोषित किया जाता है डब्ल्यूएचओ के द्वारा जब पिछले 3 सालों में उसका कोई मामला ना आया हो। जैसे जैसे मान लीजिए कि भारत को मलेरिया मुक्त घोषित किया जाना है ना, तो देखा जाएगा पिछले 3 सालों में मलेरिया के कोई केसेस तो नहीं आए हैं। अगर कोई केसेस नहीं आया हुआ है तो फिर 3 साल बाद उसको मुक्त घोषित कर दिया जाएगा उस रोग से। जैसे पोलियो से भारत 2014 में मुक्त घोषित किया गया, तो यानी 2011 से ही कोई केसेस नहीं आ रहे हैं, तो इसके बाद 2014 को जाकर के मलेरिया मुक्त मार्च में घोषित कर दिया गया भारत में। फिलहाल मलेरिया की पहली वैक्सीन आई थी मॉस्क्यूरिक्स नाम से, तो मलेरिया की पहली वैक्सीन मॉस्क्यूरिक्स है, इसको भी ध्यान रखिएगा। और अभी ये जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने बनाया है इसका नाम है R21 मैट्रिक्स एम। मलेरिया जो होता है ये प्लाज्मोडियम नाम के परजीवी के कारण होता है और मच्छरों के काटने से फैलता है। और वो मच्छर कौन से होते हैं? मादा एनाफिलीज मच्छर होते हैं जो इसके वाहक होते हैं। आगे, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस वन्यजीव अभयारण्य में बाघों का पहला फोटोग्राफिक प्रमाण दर्ज किया गया? तो उत्तर प्रदेश के सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य में दोस्तों अभी बाघों का पहली बार फोटोग्राफिक प्रमाण प्राप्त किया गया है। फोटोग्राफिक प्रमाण क्या? देखो, बड़े बड़े जंगल्स में या फिर कोई टाइगर रिजर्व हो या फिर खास करके टाइगर रिजर्व भी जहां पर खतरा होता है, तो वहां पर पेड़ों में झाड़ियों में छिपे हुए कैमरे लगा दिए जाते हैं। जब आशंका होती है कि क्या यहाँ पर टाइगर्स रहते हैं क्या, जब सुनाई पड़ता है कि यहाँ पर टाइगर्स रहते हैं या इसके कुछ मामले देखे गए हैं, और या फिर कभी कैलकुलेशन करना होता है, गणना करनी होती है कि कितने टाइगर रह रहे हैं, कितना कौन सा जानवर रह रहा है, तो इसके लिए कैमरे लगा दिए जाते हैं जगह जगह पर। तो ऐसे में सुहेलवा जो सेंचुरी थी, यहाँ पर ये सामने आया, ये बात चली कि यहाँ पर टाइगर रह रहे हैं, देखे गए हैं, तो यहाँ पर फोटोग्राफी के लिए कैमरे लगा दिए गए थे और अभी पहली बार फोटोग्राफिक प्रूफ मिल गया है यहाँ पर कि हाँ, यहाँ पर भी टाइगर हैं। अब आने वाले टाइम पर जल्द ही इसे भी टाइगर रिजर्व घोषित किया जा सकता है अगर यहाँ पर संख्या ज्यादा हुई तो। ठीक है, तो ये है इसका इंपॉर्टेंस। तो अगर उत्तर प्रदेश में ये हुआ तो सुहेलवा अभ्यारण्य आने वाला टाइम पर हो जाएगा टाइगर रिजर्व। सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य ये कहाँ पर पड़ता है? ये उत्तर प्रदेश में श्रावस्ती, बलरामपुर और गोंडा जिलों में पड़ता है ये। ठीक है, 1988 में इस अभ्यारण्य की स्थापना की गई थी। 452 स्क्वायर किलोमीटर स्क्वायर में ये फैला हुआ है भारत नेपाल बॉर्डर के आसपास में। आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट सुन लीजिए। 15 तारीख आज है और जैसे कि मैंने आपको बताया था 15 तारीख ही लास्ट डेट होने वाली है जब आपको एसएससी जीएस का सफलता बैच मात्र 399 में मिलेगा। इसके बाद अगर आप लेते हो तो 100 रेट्स का आपको देना पड़ेगा एक्स्ट्रा चार्ज, लेट फीस। तो और ये 20 तारीख तक ही होगा, मतलब 20 तारीख के बाद एडमिशन बिल्कुल इसमें क्लोज कर दिया जाएगा। जिसको जिसको लेना है वो जाकर के आज अंतिम मौका है, 399 में इसे प्राप्त कर सकते हैं, वरना कल से ये 399 की जगह 499 आपको पे करने पड़ जाएंगे। यहाँ पर हर एक चीज दिया जाता है आपको जो आपके लिए सीजीएल बैच में टायर 1 और टायर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। इवन कंप्यूटर क्लासेस भी आपकी कराई जाएंगी जो टायर 2 में आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगी, जो कि आप ऐड कर दिया गया है। एमजेटी ऐप पर जाइए, वहां पर आपको और डिटेल में पता लग पाएगा कि क्या क्या चीजें आपको मिलने वाली हैं इसके तहत। ठीक है, और किस प्रकार से स्ट्रेटेजिकली आपकी तैयारी कराई जा रही है। पर डे 3 क्लासेस हो रही हैं वहां पर और बहुत ही शानदार तरीके से। देखो, हाँ, कल एक और कमेंट आया था बहुत ही शानदार, मैं शायद उसको बताना भूल गया या लोगों के अंदर कंफ्यूजन रही होगी कि क्या लाइव क्लास अगर नहीं ले पाए तो क्या वो वीडियो फॉर्मेट में रहेगी वहां पर? बिल्कुल रहेगी। अगर आप लाइव नहीं ले पाते हो तो वीडियो फॉर्मेट में वहां पर क्लासेस रहती हैं, तो आप उसको कभी भी और कितनी भी बार देख सकते हो। यहाँ पर मैंने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगवाया हुआ है
कि आप एक ही बार वीडियो देख पाओगे या लाइव नहीं ले पाए तो वो क्लास छूट गई तो नहीं ले पाओगे, नहीं। आप कितनी भी बार देखो और उसकी पीडीएफ भी देखो, उसका मॉक टेस्ट भी सॉल्व करो, सारे फीचर्स आपको वहां पर मिलेंगे। व्हाट्सएप करना है आपको इसी नंबर पर या फिर गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के एमजेटी ऐप डाउनलोड कर लेना है और वहां पर सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। कैलेंडर भी मिल जाएगा आपको, कब कब कौन कौन सी क्लासेस मिलेंगी, सारा कुछ दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारतीय महिला पहलवानों ने कुल कितने पदक जीते? देखो, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप ये आयोजित हो चुका है और जितने भी क्वेश्चन इससे बन सकते हैं वो सारे मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। तो भारतीय महिला पहलवानों ने कुल जीते हैं 7 मेडल। देखो, 7 मेडल भारतीय महिला पहलवानों ने जीते हैं, 7 पुरुष ने जीते हैं, टोटल आए हैं 14 मेडल। यहां पर पहले आप देख पाओगे आर्टिकल, इंडियन विमेन्स रेसलर बैग 7 मेडल टू फिनिश थर्ड एट द एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप इन अस्ताना कजाकिस्तान। तो कजाकिस्तान के अस्ताना में यह आयोजित हुआ रेसलिंग चैंपियनशिप था। ठीक है, 36वां संस्करण था, 9 अप्रैल से 14 अप्रैल तक आयोजित हुआ। 1 गोल्ड, 3 सिल्वर और 10 ब्रॉन्ज के साथ कुल 14 मेडल भारत को मिले और मेडल टेबल में ये 7वें स्थान पर रहा। कजाकिस्तान 7 गोल्ड के साथ टॉप पर रहा इस मेडल टेबल में। और अमन सहरावत जिन्होंने जीता है गोल्ड मेडल, इकलौता गोल्ड मेडल जो आया है भारत के नाम, ठीक है, 1 गोल्ड आया है, 3 सिल्वर आया है। तो गोल्ड सिल्वर के नाम यहाँ पर मैं आपको बता दे रहा हूं, 10 ब्रॉन्ज मेडल मिले हुए। अमन सहरावत 57 किलोग्राम की फ्री स्टाइल में पुरुषों में गोल्ड जीते हैं। रुपिन, अंतिम पंघाल और निशा दहिया, इन तीनों ने सिल्वर मेडल जीता हुआ है। क्लियर? तो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे। अस्ताना कजाकिस्तान में ये आयोजित हुआ। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने विनायक दामोदर सावरकर की जयंती को स्वतंत्र वीर गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की? अभी हाल ही में महाराष्ट्र राज्य सरकार ने विनायक दामोदर सावरकर जी की जयंती को स्वतंत्र वीर गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। और ये कब मनाया जाएगा? ये मनाया जाएगा इनकी जयंती के अवसर पर, यानी 28 मई को। 28 मई को महाराष्ट्र में अब स्वतंत्र वीर गौरव दिवस मनाया जाएगा, जिसके तहत जो विनायक दामोदर सावरकर जी थे, इनका आंदोलन में, स्वतंत्रता आंदोलन में क्या योगदान रहा, इनकी विचारधारा क्या थी, सामाजिक सुधारों के लिए इन्होंने क्या क्या काम किए, इन सबको याद किया जाएगा। विनायक दामोदर सावरकर, जिन्हें वीर सावरकर भी कहा गया, इनका जन्म हुआ था 28 मई 1883 में महाराष्ट्र के नासिक जिले में। आगे देखते हैं, हाल ही में किसे एलआईसी का नया मुख्य निवेश अधिकारी नियुक्त किया गया? तो अभी हाल ही में एलआईसी यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए मुख्य निवेश अधिकारी यानी कि चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर CIO नियुक्त किए गए हैं रत्नाकर पटनायक। एलआईसी दोस्तों ये भारत की आज के टाइम पर सबसे बड़ी एक कंपनी है। गवर्नमेंट कंपनी में अगर बात करें तो एलआईसी की वैल्यूएशन सबसे ज्यादा है और इसका आईपीओ भी लॉन्च हुआ था 2022 में। तो यहाँ पर एलआईसी जो है इसने अपना चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर अभी नियुक्त किया है रत्नाकर पटनायक को। पीआर मिश्रा की जगह ये लेंगे। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1956 में की गई थी। लगभग 250 इंश्योरेंस कंपनियों को मर्ज करके 1956 में इसको नेशनल कंपनी बना दिया गया, एक राष्ट्रीय इंश्योरेंस कंपनी बना दिया गया। मुख्यालय इसका मुंबई में है। अध्यक्ष मंगलम राम सुब्रमण्यम कुमार या कहीं MR कुमार हैं। तो ये तो थे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपके लिए ये इन्फॉर्मेटिव साबित हुए होंगे, पसंद आई होगी वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इसे साझा कीजिए और सब्सक्राइब करवाइए चैनल को भी। कल मैंने क्वेश्चन पूछा था आपसे, किस वर्ष यूरी गागरिन पृथ्वी की सफलतापूर्वक परिक्रमा करने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति बने थे? दूसरा क्वेश्चन था, सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है? दोनों ही क्वेश्चन के आंसर आपके सामने हैं। 1961 रहेगा पहले का, दूसरे में रहेगा अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट रिट जारी करता है और अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट। आज आपको क्या बताना है, चेन्नई सुपर किंग के मालिक कौन है? इसके अलावा आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड की शुरुआत कब से हुई है? दोनों ही क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, दोनों के बारे में जो भी एक्स्ट्रा नॉलेज आपको पता हो वो भी यहाँ पर शेयर कीजिएगा। इसकी क्विज और पीडीएफ आपको एमजेटी ऐप पर मिलेगी। जाइए फ्री में क्विज और फ्री में पीडीएफ इसका प्राप्त कीजिए। बहुत सारी क्विजेज और पीडीएफ आप प्राप्त कर पाएंगे यहाँ पर। और हमारे कोर्सेज और ई बुक्स लेना है ये भी आपको यहीं पर मिलेगा। एमजेटी ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप गूगल प्ले स्टोर पर भी सर्च कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।